हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अगर कोई चालक पिंड हो। चालक पिंड मतलब चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित अगर कोई पिंड हो तो उस पिंड के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो यहां ध्यान देना है कि जब भी हम चालक कहें तो चालक कहते ही हम लोगों को क्या समझना है, धात्विक चालक। मैं बहुत बार इसकी चर्चा कर चुका हूं। धात्विक चालक में होता क्या है, धात्विक चालक में बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अंग्रेजी में कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को कहा जाता है चालन इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालन इलेक्ट्रॉन किसी भी धात्विक चालक में एक भाग से दूसरे भाग में गति के लिए स्वतंत्र होते हैं, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण कोई भी धातु चालक की तरह आचरण करता है। तो आज जो पढ़ाई करना है, आइए हम लोग देखें। सबसे पहले चालक पिंड, चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित एक पिंड हम लोग लेंगे। ये मान लेते हैं कोई चालक पिंड है और इसे एक विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। विद्युत क्षेत्र समरूप भी हो सकता है, असमरूप भी हो सकता है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए यहां सबसे पहले हम लोग मान लें कि जो चालक पिंड है उसे रखा गया है समरूप विद्युत क्षेत्र में। आप लोग जानते हैं विद्युत क्षेत्र अगर समरूप हो, चित्र के द्वारा उसे प्रदर्शित करना हो तो कैसे करेंगे, समान दूरी पर समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के द्वारा समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितना भी बना सकते थे हम लोग, लेकिन मैं यहाँ केवल दो विद्युत क्षेत्र रेखा के द्वारा समरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया हूं। बाह्य विद्युत क्षेत्र को ई नॉट वेक्टर के द्वारा यहां सूचित किया गया है। ई नॉट वेक्टर, ई जीरो वेक्टर ये व्यक्त करेगा बाह्य विद्युत क्षेत्र को। तो देखिए क्या होगा, धात्विक चालक है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी धात्विक चालक में दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन और एक को कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं यही जो होते हैं धातु के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने के लिए फ्री होते हैं। तो जैसे ही आप चालक को विद्युत क्षेत्र में रखोगे, विद्युत क्षेत्र जो है चालक के अंदर भी हर जगह उत्पन्न हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, चालक के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, सभी पर बल आरोपित करेगा। आप लोग पढ़े हुए हैं विद्युत क्षेत्र के द्वारा धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, और ऋणात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। तो इलेक्ट्रॉन चाहे वो फ्री हो या बाउंड हो, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा बल आरोपित होगा, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा आरोपित होने वाले बल की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। तो यहां लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऐसे बाउंड इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन बल तो दोनों पर लगेगा, लेकिन चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने के लिए फ्री होते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र के द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर जब बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है अब विद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा मतलब चालक पिंड के इस किनारे की ओर शिफ्ट हो जाएंगे, और जब इधर की ओर हो जाएंगे तो इस किनारे पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और अब इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हो गए, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी वहां धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा। तो जितना यहां ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है उतना ही के बराबर यहां धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दोनों सिराओं पर आवेश उत्पन्न हो गए। आवेश क्यों उत्पन्न हुए, जब हम लोग विद्युत क्षेत्र में चालक पिंड को रखेंगे तो चालक पिंड को रखते ही
पिंड के अंदर आवेशों का पुनः वितरण हो गया। इसमें क्या हुआ, ऋणात्मक आवेश इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, इसलिए इस किनारे पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो गया और इस किनारे पर समान परिमाण का धनात्मक आवेश उत्पन्न हो गया। इस घटना को कहते हैं प्रेरण। क्या कहेंगे, प्रेरण। जब भी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी भी पिंड को रख दें, चाहे वो चालक हो चाहे अचालक हो, अब पिंड को रखिएगा तो पिंड के अंदर आवेशों का पुनः वितरण होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, और इसी आवेशों के पुनः वितरण को कहते हैं प्रेरण। तो यहाँ जो चालक पिंड के एक किनारे पर ऋणात्मक आवेश, दूसरे किनारे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ, ये क्यों उत्पन्न हुआ, प्रेरण के कारण। और इसलिए इन आवेशों को कहते हैं प्रेरित आवेश। कौन आवेश कहेंगे, प्रेरित आवेश कहेंगे। और जब प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाएंगे चालक पिंड के दोनों किनारों पर विपरीत चिन्ह वाले आवेश, तो इनके कारण भी एक विद्युत क्षेत्र चालक पिंड के अंदर उत्पन्न हो जाएगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र हमेशा धनात्मक आवेश से दूर होता है और ऋणात्मक आवेश की ओर होता है। तो देखिए क्या होगा, चालक पिंड के अंदर पहले से एक विद्युत क्षेत्र रहेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र। देखेंगे आप लोग, ये हुआ बाह्य विद्युत क्षेत्र। और एक विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा, ये जो प्रेरित आवेश है इनके कारण उत्पन्न होगा। यहां इस तरह से देखिए, प्रेरित आवेश को प्रेरित विद्युत क्षेत्र को हम लोग सूचित करेंगे ई आई वेक्टर के द्वारा। आई मतलब इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का हिंदी होता है प्रेरण, इंडक्शन का हिंदी होता है प्रेरण, और इंड्यूस्ड का हिंदी होगा प्रेरित। तो ये इंड्यूस्ड, ये विद्युत क्षेत्र है, प्रेरित विद्युत क्षेत्र है, इसे कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ई आई वेक्टर के द्वारा सूचित करेंगे। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य विद्युत क्षेत्र को ई नॉट वेक्टर के द्वारा सूचित करेंगे। तो यहां ध्यान देना है ये, और याद भी रखना है, जब भी किसी चालक पिंड को किसी विद्युत क्षेत्र में हम लोग रखेंगे तो चालक पिंड में प्रेरण की घटना होगी और इसके कारण चालक पिंड के एक किनारे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा और विपरीत किनारे पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होगा। इन विपरीत आवेशों के कारण, जिन्हें प्रेरित आवेश कहते हैं, इनके कारण चालक पिंड के अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत होती है, और परिमाण, प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, तो दिशाएं विपरीत, परिमाण बराबर। और इसलिए अगर कहा जाए कि चालक पिंड के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र दोनों का जोगफल, बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र का जो जोगफल है, जिसे कहेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र, वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 0 के बराबर। क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर दो सदिशों परिमाण बराबर दिशा विपरीत तो दोनों का जोगफल 0 के बराबर होता है। तो यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ई आर वेक्टर इक्वल टू ई नॉट वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर इक्वल टू 0। यहां होगा ई आर वेक्टर इक्वल टू 0। परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होगा। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी कभी आता है। क्या याद रखना है, जब कभी किसी चालक पिंड को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, याद रहे चालक पिंड, पिंड कैसा होना चाहिए, चालक पदार्थ के द्वारा निर्मित होना चाहिए। तो जब कभी किसी चालक पिंड को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो चालक पिंड में परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है।
तो इसे हम लोग लिख लें, यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, ई नॉट वेक्टर, इसे कहेंगे बाह्य विद्युत क्षेत्र। और इसके बाद ई आई वेक्टर प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और अंत में ई आर वेक्टर इक्वल टू चालक पिंड के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब यहां देखेंगे, अभी आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, क्या बताया हूं, प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर होता है। प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर तथा प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। देखिए, परिमाण समान, दिशा विपरीत, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र नॉट वेक्टर प्लस ई आई वेक्टर इक्वल टू 0, मतलब ई आर वेक्टर इक्वल टू 0। जितना जल्दी हम लोग पढ़ चुके यहां, तो बस पढ़ने के बाद उसको छोड़ नहीं देना है, याद रखना। और याद बस इतना ही रखिएगा, क्योंकि ये डिटेल में नहीं आएगा। एग्जाम में जब भी आता है तो जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में ही आता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से समझ लेना है और याद रखना है। बाह्य विद्युत क्षेत्र में कभी भी किसी चालक पिंड को रखेंगे तो परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम लोग। अब देखिए, अभी हम लोग पढ़े थोड़ी देर पहले, क्या पढ़े, बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई चालक पिंड रहे तो उसमें परिणामी विद्युत क्षेत्र। लेकिन अब क्या पढ़ना है, बाह्य विद्युत क्षेत्र में कोई अचालक पिंड रहे। अचालक मतलब अचालक पदार्थ के द्वारा निर्मित कोई पिंड हो, तब उस पिंड में परिणामी विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है। आप लोग चालक और अचालक इन दोनों के बारे में अच्छे से जानते हैं। चालक में क्या होता है, विद्युत आवेशों का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग तक हो सकता है, लेकिन अचालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं होता है। चलिए देखिए आगे, यहां भी समरूप विद्युत क्षेत्र मैं ले रहा हूं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए इसलिए। और ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, और बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक
अचालक पिंड को यहां रख दिया गया, समरूप विद्युत क्षेत्र। अब देखें विद्युत क्षेत्र में चाहे आप चालक पिंड को रखो, चाहे आप अचालक पिंड को रखो, प्रेरण की घटना होगी दोनों कंडीशन, मतलब आवेशों का पुनः वितरण दोनों कंडीशन में होगी। लेकिन अचालक में थोड़ा आप लोगों को समझना है और ध्यान से देखिए, अचालक जो पिंड कहीं भी आप लेंगे तो अचालक पिंड के जो अणु होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे अचालक पिंड होते हैं, ऐसे अचालक पदार्थ होते हैं जिनके अणु ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोलर, और कुछ अचालक पदार्थ के अणु अध्रुवीय होते हैं जिसे कहते हैं अंग्रेजी में नॉन पोलर। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में जो रासायनिक बंधन चैप्टर में पढ़े होंगे, सहसंयोजक बंधन, इसमें आप लोग पढ़े होंगे दो तरह के होते हैं सहसंयोजक बंधन, एक पोलर और एक नॉन पोलर, ध्रुवीय और अध्रुवीय। तो वही यहां भी है कि अणु जो हैं, ये कुछ अचालक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके अणु ध्रुवीय होते हैं और कुछ अचालक पदार्थ के अणु क्या होते हैं, अध्रुवीय होते हैं। तो आइए देखते हैं जो ध्रुवीय अणु होते हैं उसमें उनमें क्या होगा कि ध्रुवीय अणु के द्वारा निर्मित अगर अचालक पिंड हो तो उस अचालक पदार्थ के अंदर, अचालक पिंड के अंदर जो अणु हैं इस तरह से रहेंगे। ऐसे रहेंगे। और ध्रुवीय में क्या होगा, अणु का एक किनारे पर ऋणावेश, एक पर धनावेश, ऋणावेश धनावेश, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब जगह माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर हो गया? तो देखिए सब रैंडमली यादृच्छिक रूप से ये जो अणु है अपना व्यवस्थित होते हैं, इनका कोई नियम नहीं होता है, किसी भी तरह से व्यवस्थित रहेंगे। सामान्य अवस्था में जब पिंड को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा जाएगा तब ऐसा रहेगा। और जो अध्रुवीय अणु होते हैं ये जनरली गोलीय होंगे, इनके आवेशों के जो केंद्र होता है, धनावेश और ऋणावेश के वितरण का जो केंद्र होता है वो एक जगह होता है, केंद्र में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, एक जगह है ऐसे। अब देखिए जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, सबसे पहले ध्रुवीय अणुओं के द्वारा निर्मित अचालक पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब ही यहां रख दिया गया तो अब क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तो अंदर में हर जगह हो जाएगा। तो एक नियम है, याद रखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि ध्रुवीय जो अणु होते हैं, एक किनारे पर माइनस एक किनारे पर प्लस, तो दो आवेशों का यहां समूह हो गया, एक ऋणावेश और एक धनावेश का। और ऋणावेश और धनावेश के समूह को समान परिमाण और विपरीत चिन्ह के दो आवेशों के समूह को जिनके बीच कम दूरी हो क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो अब जो ध्रुवीय अणु होते हैं, प्रत्येक ध्रुवीय अणु किसी विद्युत द्विध्रुव की तरह एक्ट करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की तरह आचरण करते हैं। तो जितने ये ध्रुवीय अणु होते हैं उतने विद्युत द्विध्रुव हो जाएंगे। यहां ध्रुवीय अणुओं के द्वारा निर्मित अचालक पदार्थ के अणु विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करेंगे। तो जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखेंगे हम लोग ऐसे अचालक पदार्थ को, तो इसमें देखिए क्या होता है कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को जब किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत द्विध्रुव इस तरह से स्थित होना चाहता है कि विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बाह्य विद्युत क्षेत्र दोनों समान दिशा में हो जाए। तो यहाँ पर जो इस तरह से व्यवस्थित है। अब आप जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है
माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, ऐसे। तो प्रारंभ में क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सब इधर उधर है, अव्यवस्थित रूप से व्यवस्थित है ये, अस्त व्यस्त रूप से। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, ये जितने भी विद्युत द्विध्रुव हैं, मतलब अणु हैं, ये देखिए किस तरह से अरेंज हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। ऐसे इसमें क्या होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब इस तरह से। देखिए क्यों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो गया, समान हो गई। ठीक है, और जब इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे तो देखिए क्या होगा, अंदर में प्लस माइनस सब तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन किनारे पर देखिए क्या हो जाएगा, एक किनारा ऋणावेशित हो गया और एक किनारा इधर देख लीजिए धनावेशित हो गया। अंदर वाला प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इसमें अध्रुवीय अणुओं के द्वारा निर्मित जो अचालक पदार्थ होगा उसमें क्या होगा, जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र में नहीं रखे तब तक अध्रुवीय अणुओं का ये धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक रहेगा। लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र में आप रखेंगे अचालक पिंड को, तो क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र धनावेश और ऋणावेश दोनों पर बल आरोपित करेगा। विद्युत क्षेत्र के द्वारा ऋणावेश पर लगने वाले बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत, और धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी, विद्युत क्षेत्र के दिशा में। तो धनावेश इधर की तरफ शिफ्ट होना चाहेगा अणु का धनावेश, और ऋणावेश इधर शिफ्ट होना चाहेगा। तो ऐसे स्थिति में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र अब एक दूसरे से क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे और अणु इस तरह से हो जाएंगे। माइनस प्लस, यहां भी प्रत्येक अणु कैसे काम करने लगेंगे, विद्युत द्विध्रुव की तरह। मतलब अध्रुवीय अणुओं के द्वारा निर्मित जो अचालक पिंड है, अचालक पदार्थ है, सामान्य अवस्था में उसके अणु विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही अचालक पिंड को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते ही अब अध्रुवीय अणु भी कैसा काम करने लगेंगे, विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगेंगे। और इस तरह से जैसे चित्र में दिखाया गया है अरेंज्ड हो जाएंगे, जिससे कि विद्युत द्विध्रुव प्रत्येक अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो जाए। तो यहाँ देखिए एक किनारा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और ये किनारा क्या हो गया, धनावेशित हो गया। और अंदर में प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, तो कैंसिल कर देंगे। तो जैसे हम लोग पढ़े थे कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब चालक पिंड को रखेंगे और यहां पर आवेशों का पुनः वितरण होगा, मतलब प्रेरण की घटना होगी, एक सिरा पर ऋणावेश और एक सिरा पर धनावेश उत्पन्न होगा। ठीक वही बात अचालक पिंड में भी होगा। जैसे ही हम लोग अचालक पदार्थ के द्वारा निर्मित किसी पिंड को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो यहां भी प्रेरण की घटना होगी, इसको भी प्रेरण कहेंगे। और यहां पर क्या होगा, यहां भी एक सिरा ऋण आवेशित हो जाएगी, एक किनारा जो है ऋण आवेशित हो जाएगा और एक किनारा धनावेशित। ठीक है, एक किनारा ऋणावेशित, एक किनारा धनावेशित होगा। तो कहिएगा कि जब इन आवेशों को क्या कहेंगे, इनको भी कहेंगे प्रेरित आवेश, क्योंकि जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तभी तक ये आवेश है। बाह्य विद्युत क्षेत्र से जैसे ही हटा लेंगे तो फिर जितने भी अणु है सब यादृच्छिक रूप से
रैंडमली जो है अरेंज हो जाएगी। फिर यहाँ कोई ऋणावेश नहीं रहेगा, कोई धनावेश नहीं रहेगा। तो अचालक पिंड को बाह्य विद्युत क्षेत्र रखेंगे। प्रेरण के कारण एक किनारे पर ऋणात्मक आवेश, दूसरे किनारे पर समान परिमाण का धनात्मक आवेश। अब देखिए क्या होगा। सबसे पहले अचालक पिंड के अंदर में बाह्य विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, अचालक पिंड के अंदर में बाह्य विद्युत क्षेत्र, एक तो ये हो गया, ये तो रहेगा ही। अब प्रेरण के कारण जो प्रेरित आवेश है, इनके कारण क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। यहां एक बात हम लोगों को ध्यान देना है कि प्रेरित आवेश के कारण जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र का, प्रेरित विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, यह बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण से हमेशा क्या होता है, कम होता है, छोटा होता है। याद रखना, यही चालक और अचालक में अंतर है। चालक पदार्थ को, चालक पिंड को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते थे, तो चालक पिंड में जो प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, उसका परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर होता था और दिशा विपरीत। लेकिन जब अचालक पदार्थ के द्वारा निर्मित पिंड को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, तो देखिए क्या होगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र और प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत तो यहां भी होगी, लेकिन प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण से कम होगा। ये डिफरेंस जो है, ये अंतर आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए, अब इन्हें जोड़ेंगे सदिशों के योग के त्रिभुज नियम से। कैसे जोड़ना है, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है, प्रथम सदिश के हेड पर दूसरे सदिश का टेल रखेंगे। परिणामी जो होगा, जोगफल जो होगा, प्रथम के टेल से प्रारंभ होगा और दूसरे के हेड पर समाप्त होगा। तो यहां देखिए, प्रथम सदिश के हेड पर दूसरे सदिश का टेल रखा गया। जोगफल जो है, प्रथम के टेल से प्रारंभ होगा और दूसरे के हेड पर समाप्त होगा। देख लीजिए, यही है। परिणामी विद्युत क्षेत्र को आप चाहे तो ई आर वेक्टर के द्वारा भी सूचित कर सकते हैं, ई आर वेक्टर के द्वारा, या केवल ई के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके पहले वाले टॉपिक में जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में चालक पिंड को रखे थे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को मैं ऐसे डिनोट किया हूं, ई आर वेक्टर। तो आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र को ऐसे भी हम लोग सूचित कर सकते हैं, केवल ई वेक्टर के द्वारा। मैं यहाँ केवल ई वेक्टर के द्वारा परिणामी विद्युत क्षेत्र को सूचित कर रहा हूं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र प्लस प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ध्यान देंगे, ये हो गया। और अब हम लोग यहां पर निकाल दें पहले इसे। अब देखिए आप लोग, यहां जो है इनॉट वेक्टर के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पहले से बताया जा चुका है। इनॉट वेक्टर क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है। और ई आई वेक्टर के बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, यह है प्रेरित विद्युत क्षेत्र। यहां पर ई वेक्टर, तो ई वेक्टर क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र। परिणामी विद्युत क्षेत्र। अब यहां देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है यहां, मॉड ऑफ ई आई वेक्टर, मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण मॉड बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण से छोटा होता है। जब भी अचालक पिंड के अंदर प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण से कम होगा, छोटा होगा। अब इसे देखेंगे यहां, तथा
ई आई वेक्टर की दिशा, जो ई आई वेक्टर है उसकी दिशा प्रेरित विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। अब देखिए आप लोग, ई आई वेक्टर की दिशा बराबर ई नॉट वेक्टर की दिशा, ई आई वेक्टर की दिशा बराबर ई नॉट वेक्टर की दिशा। ठीक है, गलत बोल दिया यहाँ। ई आई वेक्टर की दिशा बराबर ई नॉट वेक्टर की दिशा के विपरीत, जो चित्र में यहां दिखाया गया है। ई नॉट वेक्टर की दिशा ऐसे है और ई आई वेक्टर मतलब प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा ऐसे है। आप लोग पढ़े हुए हैं वेक्टर चैप्टर में, दो सदिशों दोनों की दिशाएं विपरीत हो, परिमाण अलग अलग हो। फिर से बता दें एक बार, दो सदिशों में दोनों का परिमाण समान, दिशा विपरीत, तो दोनों सदिशों का योगफल 0 होता है। लेकिन अगर दो सदिशों परिमाण अलग अलग हो, दिशाएं विपरीत हो, तो योगफल जो होगा, परिणामी जो होगा, परिणामी का परिमाण बड़ा परिमाण माइनस छोटा परिमाण के बराबर हो जाएगा। यहां पर वही बात है, देखिए ई नॉट वेक्टर और ई आई वेक्टर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण अलग अलग हैं, तब हम लोगों को अलग अलग मतलब विपरीत हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको फाइंड करना हो परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो क्या होगा? बड़ा जो विद्युत क्षेत्र है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, उसका परिमाण माइनस जो छोटा परिमाण वाला है ई आई वेक्टर का परिमाण, ये याद रखना है। तो एक बात ध्यान दीजिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण में से परिणामी प्रेरित विद्युत क्षेत्र के परिमाण को जब घटा रहे हैं, तब परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण यहाँ मिल रहा है। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण में से कुछ घटाना पड़ रहा है, तब बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण के बराबर हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बाह्य विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है क्या है? छोटा होगा, बड़ा होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण से। बाह्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण से बड़ा होगा, या उल्टा कह सकते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण से क्या होगा? छोटा होगा। ये याद रखना है, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। और लास्ट में क्या लिखेंगे? परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आप लोगों को याद रखना है। ई वेक्टर की दिशा बराबर ई नॉट वेक्टर की दिशा, दिशाएं जो है यहां समान है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे अभी? इसको भी याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यह भी पूछा जाता है, जब भी किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में किसी अचालक पिंड को रख दिया जाएगा, तो अचालक पिंड के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब अचालक पिंड के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होता है, और साथ ही साथ परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होता है। याद रखिएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के बराबर होती है, लेकिन परिणामी विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के परिमाण से छोटा होता है। और कैसे निकलेगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर बाह्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण माइनस प्रेरित विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो हम लोग आज दो बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या पढ़े? कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब चालक पिंड को रखेंगे तो चालक पिंड में परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर होगा, लेकिन जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में अचालक पिंड को रखेंगे तो अचालक पिंड के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया? ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आज इतना ही, अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।